नमस्कार, मैं सुमित। मैं आज आप लोगों के साथ जिनकी कहानी साझा करना चाहता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कलीम अहमद आजिज़। डॉक्टर आजिज़ उर्दू के बेहद नामचीन शायर थे। करीब एक दशक पहले मैं उनसे पटना के अशोक राजपथ में उनके निवास पर मिला था। शाम का समय था। ग्राउंड फ्लोर पर उनके छोटे से कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर वे लेटे थे। एक संक्षिप्त परिचय के बाद उनसे बातचीत शुरू होती है। कुछ देर की बातचीत के बाद अपनी कहानी के साथ वो एक शेर साझा करते हैं। ये पुकार सारे चमन में थी, वो शहर हुई, वो शहर हुई। ये पुकार सारे चमन में थी, वो शहर हुई, वो शहर हुई। मेरे आशियाने से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई। मेरे आशियाने से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई। इसी शेर में वो आगे कहते हैं, जिसे शायरी से शगफ न था, शगफ मतलब मोहब्बत होता है, जिसे शायरी से शगफ न था वही शायरी का सबब हुआ। डॉक्टर अजीज़ की कहानी बेहद दिलचस्प है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1926 को बिहार के नालंदा ज़िले के तेल्हारा गांव में हुआ था। उनके पिता उन्हें रेसलर बनाना चाहते थे, इसलिए 10 वर्ष की कम आयु में ही उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन कुश्ती उन्हें रास नहीं आई और वो वापस अपने गांव चले आए। वो कहते हैं कि पढ़ाई में उन्हें बेहद दिलचस्पी नहीं थी। वो औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, लेकिन उर्दू ज़बान से उन्हें मोहब्बत थी और 12-13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बहुत सारे उर्दू के फ़नकार को पढ़ डाले थे। लेकिन शायद वक्त को कुछ और मंजूर था। 1940 और 1946 के बीच जब उनकी उम्र 20 वर्ष से भी कम थी, तभी उनके पिता गुजर गए। बड़े भाई और बड़ी बहन भी गुजर गईं। कुछ समय के बाद उनके छोटे भाई अलीम अहमद बीमार पड़े और तकरीबन 2.5 साल के इलाज के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। इन घटनाओं ने उन्हें परेशान कर दिया था। उनके मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आ गया था। फिर अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर वो पटना आ जाते हैं। समय गुजर रहा था, जख्म भर रहा था, लेकिन वक्त शायद एक बार फिर करवट बदलने को तैयार था। साल था 1946। 5 नवंबर को होने वाले बकरीद त्यौहार को मनाने उनकी माँ और बहन गांव तिल्हारा जाना चाहते थे। उस वक्त देश विभाजन के पूर्व का दंश झेल रहा था। डॉक्टर अजीज़ कहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार के लोग तिल्हारा जाएं। वो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन माँ और बहन की ज़िद के आगे वो झुक गए। 26 अक्टूबर को छोटे भाई को कमरे में अकेला छोड़ कलीम सुबह खुद माँ उम्मत फ़ातिमा और बहन बुन्नी को लेकर पटना जंक्शन पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि कई बार माँ और बहन को छोड़ने वो पटना स्टेशन गए थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा लग रहा था। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मन अशांत था, भावनाएं विचलित थी। लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म पर माँ और बहन दोनों खुद को रोक न सके। बहन ज़ोर से रो पड़ी और माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि बज़ाहिर रोने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। उस समय गाड़ी आई और रवाना हुई। दूर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माँ का चेहरा खिड़की से बाहर था और बहन दोनों हथेली पर टेके पूरी गर्दन निकाले कलीम की तरफ देख रही थी। वो दोनों रो रही थीं, इसलिए कि उन्हें फिर रोना नहीं था। कलीम खामोश थे, इसलिए कि उन्हें उम्र भर रोना था। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि विभाजन के पूर्व के दंगे की घटनाएं उनके गांव में भी शुरू हो चुकी हैं। 5 नवंबर 1946 को, यानी करीब एक हफ्ते के बाद, उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के 22 सदस्य मृत पड़े थे। उनकी माँ, उनकी बहन, अब इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था उनकी माँ उनसे कह रही हैं, मैं तुम्हारे ख्यालों में रहूँगी, मैं तुम्हारे निगाहों में रहूँगी। मेरी याद से तुम्हारे दिल की भट्ठी गर्म रहेगी। तुम्हारी आंखें सिराब रहेंगी, तुम्हारी ज़ुबान खुशगुफ्तार रहेंगी। तुम कम सुखन थे, अब सुखनवर हो जाओगे। मैं तुम्हारी ज़ुबान से बोलूँगी, तुम अपने अल्फाज में मेरी आवाज़ सुन लेना। मैं तुम्हारे अशआर में अपनी पुकार सुन लूँगी। अगर मैं तुम्हारे सामने मर जाती और तुम मुझे दफन कर देते तो तुम्हारी मोहब्बत का बड़ा हिस्सा दफन हो जाता,
लेकिन मैं तुम्हारे दिल के अंदर ज़िंदा हूँ, तुम्हारे जज्बातों का एक लामहदूद ख़जाना बनकर छुप गई हूँ। तुम इस खजाने से ढेर के ढेर लुटाते रहोगे और मैं इजाफ़ा करते रहूँगी। मेरी खाक इस कुएं में तुम्हारी आवाज़ सुनते रहेगी। लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं था। परिवार के इतने लोगों की मौत और ख़ास तौर पे उस माँ का, जिस माँ से उन्हें बेहद मोहब्बत थी, उनका यूं उन्हें अकेला छोड़ चले जाना, वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगले 8-10 साल तक वो कोमा की अवस्था में थे। ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना, सिर्फ वो और उनकी तन्हाई, उनकी यादों में उनके माँ के हाथ का स्पर्श। बहुत समय तक ज़िंदगी की आपाधापी से लड़ते झगड़ते रहे। बाद में परिस्थितियों से समझौता कर लिया। उन्होंने एक बार फिर किताबों का दामन थाम लिया और एक बार जो चलना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पटना विश्वविद्यालय से उर्दू लिटरेचर में स्नातक किया और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। बाद में उन्होंने वहीं से मास्टर्स किया और डॉक्टरेट की उपाधि भी ली। 1976 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने उनकी किताब वो जो शायरी का सबब हुआ इसका विमोचन किया। इस किताब में वो कहते हैं, वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ। मैं गज़ल सुनाऊँ हूँ इसलिए कि ज़माना उसे भुला न दे। मैं गज़ल सुनाऊँ हूँ इसलिए कि ज़माना उसे भुला न दे। बाद में इस किताब और उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने कलीम आज़िज़ को 1989 में पद्मश्री से नवाजा। कलीम साहब के शेर में एक राजनीतिक तंज भी था। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद जब 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं, उस समय उनकी मौजूदगी में कलीम साहब एक शेर कहते हैं, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। भारत ही नहीं, विदेशों में भी, ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी उन्होंने कई मुशायरे पढ़े। अपने समय के प्रख्यात उर्दू फ़नकार फ़िराक गोरखपुरी डॉक्टर अजीज़ के लिए कहते हैं, जिस आसानी से कलीम साहब शेर व शायरी कर जाते थे, उससे उन्हें ईर्ष्या होती थी। जब भी कलीम साहब को सुनता हूँ अपने काम भूल जाता हूँ। कलीम साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। 1915 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके शेर हमेशा के लिए अमर हैं। आगे की वीडियोज़ में किसी और की कहानी मेरी ज़ुबानी में। धन्यवाद।